गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक रहेगा सेमीकंडक्टर चैप्टर अपना चल रहा है, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इट इज़ 14 चैप्टर, ओके। और आज का अपना टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ओके। हमने लास्ट टॉपिक में टाइप्स ऑफ सब्सटेंस पढ़ा था, जिसमें कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। इस पूरे चैप्टर में अपना जो सबसे मेन जो टॉपिक रहेगा सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसी बेस में हम आगे का अगर नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक semiconductor, okay, and the second will be extrinsic semiconductor, okay. First is intrinsic semiconductor, or you can say it is pure semiconductor, okay. Intrinsic को अदर वे में हम pure semiconductor भी कह सकते हैं। अब intrinsic semiconductor क्या होता है, क्या इसका वर्क होता है, कैसे ये इसको हम डिफाइन कर सकते हो, आगे हम इस एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे नोट करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर एलिमेंट ऑफ ऑफ 14 ग्रुप। जो 14 ग्रुप एलिमेंट है, जो आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट जो ब्लॉक होता है, फर्स्ट कॉलम से लेकर 18 कॉलम तक के ग्रुप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट ग्रुप, सेकंड कॉलम सेकंड ग्रुप, थर्ड कॉलम थर्ड ग्रुप, ऐसे करते करते 18 ग्रुप तक 18 कॉलम्स होते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 14 ग्रुप एलिमेंट्स की, ठीक है। अब 14 ग्रुप एलिमेंट्स में कौन कौन से आ गए, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। Germanium and silicon, these two are pure or intrinsic semiconductor of 14 group element, ठीक है। 14 ग्रुप एलिमेंट के जितने भी सेमीकंडक्टर उनको हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कैसे करेंगे ये देखना है, ठीक है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर these elements will behave like an insulator, and if we increase the temperature then there will be some amount of free electrons and they will behave like a semiconductor, or you can say they will behave like an conductor. So that's why we can say these type of substances are having both properties of insulator and conductors. That's why these are known as semiconductor. और ये जो सेमीकंडक्टर है 14 ग्रुप के प्योर एलिमेंट है, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना, 14 ग्रुप के प्योर एलिमेंट है। ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पे ये आपको देखना है, ठीक है। देखो, आपको पता है कि जो 14 ग्रुप में सिलिकॉन होता है, तो 14 ग्रुप के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 ग्रुप एलिमेंट में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि आपको पता है आप बता सकते हो। सिलिकॉन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होगा 1s2 2s2 2p6, ये कंप्लीट फिल हो गई, और इसमें 8 हो गए ना पूरे, फिर 3s2 3p2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है, थर्ड ऑर्बिट है, और थर्ड ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गई, 4 हो गई। लेकिन आपको पता है एक स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए किसी भी एलिमेंट्स में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो उसका जो कौन से में 2 केवल उसमें होंगे जो फर्स्ट ऑर्बिट का एलिमेंट है, जो जैसे आपके जो स्टार्टिंग वाला है ना, उसी में, जैसे हीलियम में आउटर मोस्ट सेल में केवल एक ही सेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पर भी वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन हीलियम के अलावा अगर हम अदर सब्सटेंसेस को देखेंगे तो जितने भी सब्सटेंसेस आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो आइडियल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करेंगे, और आइडियल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के बाद वो स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, किसके, सिलिकॉन के। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये सिलिकॉन एटम्स हैं, ठीक है। ये हैं सिलिकॉन एटम्स, और इन सभी एटम्स में आपको पता है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसके पास कितना, एक इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है।
और इसके पास भी इन सब के पास ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है, हर एक सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल स्टेट में आने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर मोर रिक्वायर्ड हियर, ओके। 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये देखो, ये सिलिकॉन अपने आसपास के 4 जो सिलिकॉन एटम है इन सबसे क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। इसके नेबरिंग इलेक्ट्रॉन कौन है? ये है, ठीक है। और ये इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, अब आपको पता है इस सेमीकंडक्टर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब ये 8 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ काम में ले सकता है। और जब ये एक साथ 8 इलेक्ट्रॉन काम में ले सकता है तो इसका अब कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और इसी तरीके से जो बाकी के जो सेमीकंडक्टर ऐसा ही है, सिलिकॉन है, ये बाकी के भी इसी तरीके से अपने बॉन्ड्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये आगे स्ट्रक्चर जो है लगातार पूरे लैटिस में या पूरे जो सैंपल होगा आपके पास इसमें चलती जाएगी, ठीक है। ये देखो, अब ये सेंटर वाला जो सेमीकंडक्टर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये खुद का हो गया और एक इलेक्ट्रॉन की जिसने जो शेयरिंग किया सामने वाले से ये, ठीक है। तो अब इसके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है ये, और इस एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसके सामने वाले का, एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले का, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इस साइड वाले का, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले का। तो इसके पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन जो ये काम में ले सकता है, जो ये यूज कर सकता है, कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके खुद के हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन इसके नेबर्स के हो गए, पड़ोसियों के हो गए, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में इसका जो इसका जो कंप्लीट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, क्योंकि इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाई है ये होगी एट T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन। 0 केल्विन पर ये स्ट्रक्चर आपके सामने बनाई है। जब 0 केल्विन पर ये स्ट्रक्चर बनी है तो यहां पर आपको पता है एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है और एक भी यहां पर होल अवेलेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन और होल कुछ भी नहीं होने के कारण यहां पर क्या है? इसकी कंडक्टिविटी, यहां पर कंडक्टिविटी sigma equals to 0 and rho equals to very high, or you can say infinite, okay, at 0 Kelvin temperature, and it will behave as an insulator, okay. But we cannot work at 0 Kelvin temperature, but we work at our room temperature. जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा at T greater than 0 Kelvin, or you can say at room temperature. रूम टेम्परेचर पे T इक्वल्स टू कितना होता है? 300 केल्विन माना जाता है, ठीक है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन इज ए रूम टेम्परेचर, ओके। नॉर्मल टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है ये। और इस केस में क्या होगा? देखो, जैसे ही आपने टेम्परेचर 0 केल्विन से इंक्रीज किया है, 0 केल्विन से ऊपर किया है, तो इसके साथ ही जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और इन एनर्जी मिलने के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स को इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अपने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। सपोज
ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये सपोज ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अपना ये कोवेलेंट तोड़ देगा, कोवेलेंट ब्रेक कर देगा और बाहर आ गया फ्री होकर। ठीक है, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड यहां से ब्रेक कर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक वैकेंसी हो जाएगी। तो ये कंडीशन जो है ना, ये तो क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है ये हो जाएगा एक वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन अदर वे इट इज नॉन एज होल। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए होल। तो होल के लिए आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज होल? होल इज ए नथिंग बट एन वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ होल इज इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड इस होल के चार्ज का क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और इक्वल्स टू प्लस ई, इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा और इसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है माइनस ई के इक्वल होता है इसका जो चार्ज होता है। तो यहां पर आपको ये देखना है दोनों एक दूसरे के चार्ज का जो नेचर है वो क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। ठीक है, और इस कंडीशन में जब ये टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने एक आपको केवल एग्जाम्पल के लिए बताया, अगर हम पूरे एक लैटिस की बात करें, पूरे एक सैंपल की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ब्रेक देयर बॉन्ड्स एंड दे विल बी फ्री टू मूव इन दिस कंप्लीट लैटिस एंड देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ होल्स। जितने यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं तो अपने पीछे वो उतनी ही वैकेंसी भी छोड़ के आए हैं, अपने एक वैकेंट स्पेस छोड़ के आए, तो जितने वैकेंट स्पेस छोड़ेंगे कि उतने नंबर ऑफ होल्स हो जाएंगे। तो यहां पर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसके केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर सेम, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ होल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, आप ये मान लोगे एन इज ए इलेक्ट्रॉन concentration and P is a whole concentration. ओके, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन क्या हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। होल कंसंट्रेशन क्या हो गई, नंबर ऑफ होल्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए n इज इक्वल्स टू क्या होगा, P होगा। ओके, n इज इक्वल्स टू P। लेकिन ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे Ni। Ni इज ए इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। Ni इज नॉन एज ए इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ओके, एन नंबर ऑफ electrons in unit volume, P number of holes in unit volume. So these are equal in magnitude for intrinsic semiconductor. Okay, and that's why they are represented by Ni. This is very very important, याद कर लेना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। और जो Ni है, Ni को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं फिर से। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये एक 14 ग्रुप के प्योर एलिमेंट है, फर्स्ट थिंग। ओके, 14 ग्रुप के प्योर एलिमेंट कौन कौन से, सिलिकॉन होते हैं, जर्मेनियम होते हैं। 14 ग्रुप एलिमेंट के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके आउटर मोस्ट सेल में मैंने आपको यहाँ पर चारों लिख के बता दिए। ठीक है, फिर क्या है, जब 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के पास है तो इसको अपना ऑक्टेट, जो कि स्टेबल स्टेट होती है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए अपने नेबरिंग 4 सिलिकॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा
और इस पार्टनरशिप को हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन खुद का हो गया, एक इसका हो गया, ये दोनों मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड हो गई। अब क्या होगा, ये 0 केल्विन टेम्परेचर की अगर बात करें तो इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो इनकी कंडक्टिविटी क्या हो गई, 0 हो गई, और ये बिहेव करेंगे एज एन इंसुलेटर। बट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन टेम्परेचर, okay, if the temperature is greater than 0 Kelvin temperature, then we can consider our room temperature, or even we can consider smaller temperature less than room temperature or higher than that. Okay, it's not necessary to consider only 300 Kelvin. You can consider 275 Kelvin, 350 Kelvin, whatever values you find good, you can consider that particular value. Okay, so now we will consider our T is greater than 0. When we increase the temperature greater than 0 Kelvin, then there will be some amount of thermal energy which is converted into the energy of electron. Okay, जो थर्मल एनर्जी है, जो टेम्परेचर के कारण एनर्जी, वो किसके अंदर चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन के अंदर चली जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर, अपना स्पेस छोड़कर बाहर आ जाएगा लैटिस के अंदर, अपनी जगह छोड़ के, यानी कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के वो बाहर जब आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अब मूव करने के लिए फ्री है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री है तो इसको बोला जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, जो इस कोवेलेंट को तोड़कर इलेक्ट्रॉन निकला है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, कमी आ गई, तो इस डेफिशिएंसी के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पूरी डेफिशिएंसी इसको बोलेंगे वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज नॉन एज ए होल। इस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर होल कंसिडर कर रहे हैं, होल बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास होल का चार्ज। होल का चार्ज का पॉजिटिव चार्ज होता है, और होल के पॉजिटिव चार्ज के बाद आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, एंड नंबर ऑफ होल इन यूनिट वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी होल कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए दोनों वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है, तो n इक्वल्स टू p इक्वल्स टू ni फॉर इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन आ गई आपके पास। जब ये इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन आ गई तो आपको अब यहां पर इसको इतना ही देखना है। अब हम इसके बाद बात करेंगे एनर्जी लेवल। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये आप ध्यान रखना यहां पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक बात ध्यान रखना, अगर ये समझ में आ गया एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कमिंग डायग्राम्स होंगे वो भी इसी की हेल्प से समझ में आएंगे। इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या है, हम ऊपर बना लेते हैं थोड़ा, जिससे कि आपको भी सहूलियत रहे और ये सही रहेगा। ठीक है, देखो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखना क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन होगा, जिनके बीच में जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, ये वाला जो गैप है, दिस इज नॉन एज एनर्जी बैंड गैप। ओके, इफ दिस इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन दिस इज नॉन एज सेमीकंडक्टर। ओके, तो सेमीकंडक्टर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए होता है। अब यहां पर सिलिकॉन की अगर हम बात करेंगे, सिलिकॉन के लिए Eg की वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जर्मेनियम, ये हो गया सिलिकॉन के लिए। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं तो इसकी वैल्यू जाएगी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप आ गया, Eg की वैल्यू आ गई। ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये एकदम बिल्कुल एज इट इज रहता था। और यहां पर दिस इज कंडक्शन एनर्जी लेवल एंड दिस वन इज वैलेंस एनर्जी लेवल, दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस वन इज वैलेंस बैंड। ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है। ठीक है, लेकिन क्या होगा,
वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जो कंप्लीटली फिल किया होता है। जैसे कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वैलेंस बैंड में है इनिशियल में। लेकिन जैसे ही T ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन अपना जो बॉन्ड वो ब्रेक कर देंगे। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फिल्ड इन वैलेंस बैंड, लेकिन जो ब्रेक कर देंगे बॉन्ड को तो एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगे। बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो जाएंगे कहाँ, फ्री हो जाएंगे। तो यहां से इस वैलेंस बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर जो बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके यहां पर स्पेस खाली कर देंगे और ये यहां पर चले जाएंगे। ओके, यहां पर स्पेस खाली करके ऊपर चले जाएंगे, यहां पर स्पेस खाली करके ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास होल्स। ये जो होल्स है ना यहाँ पे बॉन्ड के अंदर जो होल्स है वो कहाँ रहेंगे, वैलेंस बैंड में रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड तोड़कर फ्री हुए हैं वो कहाँ जाएंगे, ऊपर कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दीज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर responsible for the flow of करंट। अब ये कैसे करंट फ्लो होगी, ये देखो। इलेक्ट्रॉन तो खुद है, इलेक्ट्रॉन तो खुद फ्लो हो सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, समस्या नहीं है। लेकिन आप कहोगे सर आप ये नई बात कहां से कर रहे हो, होल जो कि इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जो खाली स्पेस है ये भी कभी मूव कर सकता है क्या, ये मूव कर सकता है। मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, एक एग्जाम्पल बताया था क्लास के लिए कि अगर किसी मान लो क्लास में 12 स्टूडेंट्स है और 12 के 12 सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है तो सभी बेंचेस क्या रहेगी, फिल रहेगी, कोई भी मूव नहीं कर सकता इधर से उधर। लेकिन मान लो किसी दिन एक स्टूडेंट एब्सेंट हो गया तो एक बेंच खाली हो गई। अब उन बचे हुए 11 स्टूडेंट्स में से कोई भी स्टूडेंट अपनी जगह छोड़कर वहां जा सकता है, फिर दूसरा स्टूडेंट अपनी जगह छोड़ के वहां आ सकता है, फिर तीसरा स्टूडेंट और अपनी जगह छोड़ के दूसरे की जगह आ सकता है। तो यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर भी क्या, कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह छोड़ के यहां गया, यहां वैकेंसी हो गई। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के यहाँ गया, यहाँ वैकेंसी हो गई। फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ वैकेंसी हो गई। तो ये क्या, होल इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर रहा है तो होल एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ होल विल फ्लो इन एनी काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये आपके पास क्या है, एक एनर्जी बैंड डायग्राम है, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम में ये कंडक्शन एनर्जी लेवल है, ये वैलेंस एनर्जी लेवल है। वैलेंस एनर्जी लेवल का कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके जंप करके कहाँ पहुंच जाएगा, कंडक्शन में पहुंच जाएगा। ठीक है, और कंडक्शन में पहुंच जाने के बाद ये कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने को। और ये होल जो है ये भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने को अलाउ करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा और ये नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इसका चार्ज नेगेटिव होता है, इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्यों होता है पॉजिटिव ये भी बता देता हूं। देखो ये बॉन्ड है, बॉन्ड एक न्यूट्रल क्वांटिटी है ये सब चीजें। ठीक है, एक ये जो लैटिस में जितना एटम्स ही तो है, और एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है एक आइडियल केस में। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड टूट के न्यूट्रल से नेगेटिव बाहर निकल गया तो ये तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो बचा हुआ ऑटोमेटिकली जब नेगेटिव कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन डिस्कस आवर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेकंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज आल्सो देयर विच इज एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे। रीजन क्या है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, देखो थर्मल एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी के कारण उसकी वजह बहुत कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर कंडक्शन में चले जाते हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। दे हैज वेरी लेस कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी बहुत लेस होती है, कम होती है, इसलिए इनका एप्लीकेशन भी कम है इस वजह से। तो इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे लिए बहुत यूजफुल है।
सारे डिवाइसेस इन्हीं की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको रिवाइज करना, बहुत छोटा सा टॉपिक कराया मैंने आपको, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन छोटा है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो अपनी बुक से एनसीईआरटी से पढ़ना होगा, ये वहां से पढ़ोगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है जो कि नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड टाइप है इसका, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।